होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन हार्ट। अब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं और उसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जो आप पढ़ सकते हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड। तो ब्लड जो है हमारी बॉडी में मेजरली काम क्या क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। किस चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है? ऑक्सीजन, CO2 हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। तो अगर हम यहाँ पर ब्लड के फंक्शंस की बात करें तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। विदाउट ब्लड वी कैन नॉट सर्वाइव। तो ब्लड जो है वो क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ nutrients, transportation of gases, electrolytes, उसके अलावा ये क्या काम करता है? रेगुलेट करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है, क्योंकि हम कैसे हैं, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैं, तो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है वो कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। उसके बाद जो हमारा ब्लड जो है थर्ड वर्क क्या करता है? मेंटेन करके रखता है हमारे बॉडी का पीएच। अब ये पीएच क्या होता है? पीएच जो है वो क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, उसको मेजर करने का एक स्केल होता है जिसके थ्रू हम लोग हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी की पीएच को मेंटेन करके रखता है। उसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर भी काम में आता है। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? खून का थक्का जमना। इट मींस जब भी आपको कभी भी कोई इंजरी होती है तो ब्लड जो है वो निकलता है। अब ब्लड निकलने के कुछ ही टाइम बाद क्या होता है? वो ब्लड रुक जाता है। तो वो जो काम है, वो जो प्रोसेस होता है ब्लड का रुकना, ठीक है, बहने से बंद होना, दैट इज क्लॉटिंग फैक्टर। उसके अलावा हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है? डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे ब्लड के। क्या क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे न्यूट्रिएंट, गैसेस और इलेक्ट्रोलाइट का, बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है। उसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, एज वेल एज डिफेंस मैकेनिज्म को भी बना के रखता है। अभी डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म है जब भी हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करता है, पैथोजन यानी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई दूसरा पैरासाइट हमारी बॉडी पे जब अटैक करता है तो क्या होता है? हमारा जो ब्लड है उसके कुछ सेल्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अलग अलग सेल्स के फंक्शन। वो सेल जो है वो क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस हो गए हमारे ब्लड के। अब ब्लड की अगर हम बात करें तो जब भी हम बीमार होते हैं, मेजरली जब ज्यादा बीमार होते हैं तो क्या होता है? हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है। अब जो ब्लड सैंपल लिया जाता है उसका होता क्या है आगे जाके? हमें बस इतना पता है जब ब्लड सैंपल हमारा लिया जाता है तो एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर अलग अलग वैल्यूज लिखी होती है और जो वैल्यू कम या ज्यादा होती है उसे हाईलाइट करके उसकी मेडिसिन हमें दी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग सारी जो वैल्यूज हैं उनको हम समझ तो नहीं सकते, बट एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा सकती हूँ कि हमारे ब्लड के साथ एक्चुअली होता क्या है। ये एक वेल है या टेस्ट ट्यूब आप मान लीजिए, ठीक है, जिसके अंदर क्या किया गया? आपका ब्लड सैंपल जो है वो लिया गया। ये आपका ओरिजिनल ब्लड सैंपल है। इसको क्या किया गया? लेबोरेटरी में जब लेके जाते हैं तो इसे क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करना मतलब क्या हुआ? एक सर्कुलर डिस्क होती है जो मशीन से कनेक्टेड होती है और उसके अंदर क्या करते हैं? इस ब्लड का थोड़ा सा पार्ट लेकर उसको बहुत ही हाई प्रेशर पे स्पन यानी रोटेट करवाया जाता है, जिससे क्या होता है? सॉलिड पार्ट अलग और लिक्विड पार्ट अलग हो जाता है।
जैसे हम लोग भी घर में अगर बात करें तो हम लोग जब छाछ बनाते हैं तो छाछ में मक्खन ऊपर आ जाता है और लिक्विड लिक्विड नीचे सेटल डाउन हो जाता है। जो लाइटर चीज होगी वो ऊपर आ जाएगी और हैवियर चीज जो है वो नीचे आ जाएगी। सेम हमारे ब्लड के साथ भी ऐसा ही होता है। हमारा ब्लड जो है उसके अंदर हमें डिवाइडेशंस देखने के लिए मिलते हैं। अब क्या होता है, जब हमारा ब्लड जब सेंट्रीफ्यूज हो गया है, अब यहाँ पर क्या हो चुका है, हमारा ब्लड जो है वो सेंट्रीफ्यूज हो चुका है। अब सेंट्रीफ्यूज ब्लड के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है, नीचे तो हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारे सेल्स, 3 डिवाइडेशन हो जाते हैं यहाँ पर। अब ये जो अपर पार्ट है दिस इज प्लाज्मा। अबाउट 55% जो है, अगर मैं मानूं कि ये वाला जो ब्लड है इसका कॉन्सेंट्रेशन 100% है, तो इस 100% में से 55% जो है वो क्या मिलेगा हमें, प्लाज्मा। यहां पर हमें ये आपको व्हाइट कलर की लेयर देखने के लिए मिलेगी, व्हाइट लेयर। ये जो प्लाज्मा वाली जो लेयर है आपको येलो लेयर देखने के लिए मिलेगी, व्हाइट लेयर देखने के लिए मिलेगी। अब ये होते क्या है यहाँ पर व्हाइट लेयर्स में, WBCs एंड प्लेटलेट्स, WBCs एंड प्लेटलेट्स होते हैं और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लेस देन 1%, यानी पूरा प्रॉपर 1% भी नहीं होता है। और नीचे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो होता है ये होते हैं हमारे RBCs। ये वाली जो लेयर होती है ये कैसे कलर की होती है, रेड कलर की होती है और ये अबाउट 44% हमारे इस 100% सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इससे आपको पता चल रहा है कि मेजर कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में किसका है, प्लाज्मा, देन RBCs, देन WBCs एंड प्लेटलेट्स। यानी अगर हम बात करें RBCs और WBCs और प्लेटलेट्स की तो 1:1000 रेशियो, यानी 1000 अगर 1000 RBCs हैं तो यहाँ पर 1 WBCs होंगे, यानी 1000:1 के रेशियो में RBCs और WBCs प्रेजेंट होते हैं। और ये पूरा 1% नहीं है, लेस देन 1% है, ठीक है। तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये 100% हमारा ब्लड सैंपल बनाते हैं। अब इसके अंदर 3 केसेस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, पर हम पहले बात करेंगे व्हाट इज प्लाज्मा, व्हाट इज WBC, प्लेटलेट्स एंड RBCs। अब अगर हम इनकी बात करें तो ये हमारे प्लाज्मा है वो, अब हमने बात कर ली, ब्लड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक प्लाज्मा और एक हमारे ब्लड के सेल्स, ठीक है। अब ये हो गए ब्लड सेल्स और ये हो गए प्लाज्मा। अब प्लाज्मा जो है वो क्या है, लिक्विड है, जैसा कि अभी हमने एक टेस्ट ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा कि मेजर 55% कॉन्सेंट्रेशन किसका है, प्लाज्मा का है, और उसके बाद 1% लेस देन 1% कॉन्सेंट्रेशन किसका है, WBCs एंड प्लेटलेट्स का है, और 44% किसका है, RBCs का है। तो हम पहले बात करेंगे प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो येलो फ्लूइड है। अगर आपने कभी देखा हो आपके ब्लड के अंदर, तो ब्लड को जब हम थोड़ी देर तक कहीं अगर गिरा हुआ रह जाता है तो स्पॉट बन जाता है, और स्पॉट कैसे बनता है, बीच के अंदर क्या होता है, रेड रेड पार्ट एक्यूमुलेट हो जाता है और साइड में येलो येलो पार्ट एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट येलो फ्लूइड इज प्लाज्मा, ठीक है। ये येलो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, सॉरी येलो फ्लूइड होता है तो बट ऑफिस पे आता है लिक्विड ही होता है। अब हम बात करें प्लाज्मा के फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन किस किस चीजों से होता है। अब हम बात करें तो हमारा, अगर हम बोल रहे हैं कि 100% प्लाज्मा जो है वो किस किस का बना हुआ होता है, तो 100% प्लाज्मा जो है वो 90% किसका बना हुआ होता है, वाटर यानी H2O का बना हुआ होता है। 90% H2O का बना हुआ होता है, तो हम लोगों को बोला भी जाता है कि हमारी बॉडी जो है वो मेजरली किसकी बनी हुई होती है, वाटर की बनी होती है, एल्कलाइन होती है। तो हमें वाटर जो है ज्यादा से ज्यादा पीने की बताया भी जाता है, सलाह दी जाती है कि हमें ज्यादा वाटर पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कहीं पर भी कम होता है तो हमारे सेल्स का फंक्शन प्रॉब्लम होती है उनको, और सेकेंडली हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर फ्लूइडिटी कम होगी तो हमें डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं।
90% बना हुआ होता है वाटर का। फिर हम बात करें 8% बना हुआ होता है कुछ प्रोटीन्स का। अब ये प्रोटीन्स होते कौन कौन से हैं? प्रोटीन अगर हम बात करें मेजर बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है हमारी बॉडी का। अब ये 8% प्रोटीन के अंदर कौन कौन से प्रोटीन आते हैं? तो ग्लोब्यूलेंस आते हैं। ग्लोब्यूलेंस में क्या आ जाएगा हमारा एंटीबॉडी। फर्स्ट हो गया हमारा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है? हमारा इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, या फिर हम बोल सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में मेजरली काम में आता है। होता क्या है, अगर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया है तो क्या हो गया, अगर हम बात करें दिस इज आवर पैथोजन, ठीक है। अब इसकी सरफेस के ऊपर क्या होंगे? कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे हमारी बॉडी में जहां पर भी जिस भी ऑर्गन को इन्फेक्ट करना है, जिस भी बॉडी के पार्ट को उनको क्या करना है, वहां पर जाकर वो अटैच होते हैं। तो अटैच होने के लिए क्या चाहिए? जैसे लॉक एंड की होता है, सेम उसी तरीके से क्या होता है हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। तो पर्टिकुलर लॉक के लिए जिस तरीके से पर्टिकुलर की काम में ली जाती है, उसी तरीके से क्या होगा, ये जो हमारा पैथोजन है ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से जाकर ही अटैच होगा और वहां पर रेप्लिकेट होगा। तो हमारी एंटीबॉडी भी सेम उसी ही लॉक की है। वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया हुआ होता है जो उस टारगेट साइट को जाके ही क्या करेगी, किल करने का काम करेगी। सेकंड होता है फाइब्रोजन। फाइब्रोजन जो है वो क्या काम करता है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर में काम में आता है। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर जो है, जब भी हमारे ब्लड क्लॉट होता है तो मेजरली एक्यूमुलेशन किसका हो जाता है, फाइब्रोजन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। उसके अगर हम बात करें उसके बाद होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है वो क्या काम करता है, ब्लड को रोकता है ब्लड वेसल्स में से लीक होने के लिए, स्टॉप ब्लड लीकेज। हमारे ब्लड का जो लीकेज होना होता है उसको रोकता है ब्लड वेसल्स में से। अब हमारा ब्लड जो है वो फ्लूइड है। अब फ्लूइड है तो अगर उसको कहीं पर भी प्लेस मिलती है तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो ब्लड को लीकेज में से रोकने का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन करता है। तो 90 + 8 तो ये हो गया 98%। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2% ही किसका बना हुआ होता है, कुछ हार्मोन्स का, कुछ न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए होते हैं। उसके अलावा बना हुआ होता है ये इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर हम हार्मोन की बात करें तो ब्लड के अंदर कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, इंसुलिन। इंसुलिन के ज्यादा या कम होने की वजह से हमें डायबिटीज होती है, ठीक है। इंसुलिन का मेजर फंक्शन क्या होता है, शुगर कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड के अंदर मेंटेन करके रखने का काम। तो प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा एक येलो फ्लूइड होता है जो किसका बना होता है, 90% of water, 8% of protein that includes antibody, fibrogen and albumin, and 2% of hormones, nutrients and electrolyte। ये तो हो गई प्लाज्मा की बात। अब प्लाज्मा जो है, हमने अभी ब्लड के फंक्शन में पढ़ा था कि जो हमारा ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करके रखने का काम करता है। तो हमारे ब्लड का जो पीएच है वो होता क्या है, हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड के अंदर एक ये टॉपिक हो गया और एक ये टॉपिक हो गया। तो हमारे ब्लड का जो पीएच है वो होता है अबाउट 7.3 to 7.4, और ये जो है ये एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन यानी बेसिक इन नेचर होता है, एल्कलाइन होता है। अब ये कैसे पता चलता है, अभी हमने बात की थी पीएच, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन दो केसेस में होता है, H+ और OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन एक स्केल के मेथड्स, एक स्केल के हेल्प से हमें पता कर सकते हैं। जस्ट अगर ये स्केल है तो यहाँ पर 0 to 14 वैल्यूज लिखी होती है, बीच में 7 जो होता है, 7 इज न्यूट्रल, नॉट नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। 1 to 6 और वी कैन सी दैट 1 to 6.9 वो क्या होता है, एसिडिक होता है।
और 7.1 to 14 वो क्या होता है, बेसिक या फिर एल्कलाइन होता है। तो हमारा ब्लड जो होता है स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है। अब हम बात करते हैं हमारे ब्लड सेल्स की। तो ब्लड सेल्स के अंदर हम लोग तीन चीजों को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आरबीसी, सेकंड इज डब्ल्यूबीसीज एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। अब आरबीसीज की बात करें तो इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स, बड़े होते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, फिर और बड़े क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं तो इन्हें बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। तो हम इनके एक बार नेमिंग लिख लेते हैं कि इन्हें किन किन नामों से हम जानते हैं। तो आरबीसीज आर आल्सो नोन एज रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। सेकेंडली दे आर नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। अब देखो यहाँ पे इस नेम को लर्न करने का तरीका है। एरिथ्रो मतलब रेड और साइट्स मतलब सेल्स। अब ये ब्लड के सेल्स है तो रेड सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स, तो ये हो गए एरिथ्रोसाइट्स। अब हम डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो डब्ल्यूबीसीज को हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इनका अनदर नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको मतलब होता है कलरलेस और साइट्स मतलब सेल्स। अब जब हम वाटर की बात करें तो वाटर कैसा होता है, कलरलेस होता है, तो हम लोग उसे व्हाइट या ब्लू कलर की अपीयरेंस देते हैं। और ये हम लोग फिजिक्स में देखने के लिए मिलेंगे कि हमें वाटर का कलर ब्लू क्यों दिखता है, स्काई का कलर हमें ब्लू क्यों दिखता है। तो ये हो गए कलरलेस सेल्स और वी कैन से दैट व्हाइट ब्लड सेल्स। अब इसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। इनका और कोई नेम नहीं है, इन्हें बोलते हैं हम थ्रोम्बो सेम सेल्स। और जो क्लॉटिंग फैक्टर में काम आ रहे हैं, थ्रोम मतलब क्लॉट बना रहे हैं वो वाले सेल्स। तो इनके तीन नेम्स हो गए, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो अब हम क्या बोलेंगे इन्हें, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स बोलना कम कर दो, हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम लोग नई टर्म्स को काम में लेंगे। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो हम अब ये तीनों सेल्स जो हैं बने कैसे। हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट एक सेल होता है, ठीक है, जो कहाँ बनता है, स्पेशली हमारे बोन मैरोज के अंदर बनता है। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर बोन मैरो जो होता है वो रेड कलर का ज्यादा होता है और वहां पर सेल फॉर्मेशन ज्यादा होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारा जो सेल का डिवाइडेशन जो हीमोसाइटोब्लास्ट जो होता है उसके डिवाइडेशन में जो उसकी हीमोसाइटोब्लास्ट डिफरेंशिएशन होने में टाइम लग जाता है। मिलता कहाँ है, बोन मैरो में। अब ये डिवाइड कैसे करता है, माइटोटिकली। माइटोटिकली हम बोल सकते हैं माइटोटिक डिवीजन करता है। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के डिवीजन होते हैं। सेल डिवीजन की जब हम बात करें तो दो टाइप के डिवीजन होते हैं, एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। तो अभी सिर्फ मैं आपको इतना समझाऊंगी कि माइटोसिस जो होता है उसके अंदर एक सेल से दो सेल बनते हैं और मियोसिस के अंदर एक सेल से चार सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक से दो सेल्स बनते हैं। तो इनका फर्दर जो डिवाइडेशन होता है उसके बाद, डिवाइडेशन के बाद जो है वो हमें क्या मिलता है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट। हमें पता भी तो होना चाहिए कि हमारे ब्लड सेल्स हैं वो बने कहां से। तो वो बने होते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट यानी बोन मैरो से। माइटोटिक डिवीजन होता रहता है और उसके बाद बनता है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स जो है वो दो पार्ट में बनता है। एक बनता है ग्रैन्यूल्स फॉर्म में, ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा बनता है ग्रैन्यूल्स फॉर्म में नहीं बनता है तो हम उसे बोलते हैं अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं एरिथ्रोसाइट्स से।
एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एरिथ्रोसाइट जो हैं उनका अब यहाँ पर हम लोग अगर नोट्स फॉर्म करें तो एरिथ्रोसाइट्स आर आल्सो नोन एज रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। ठीक है, अब इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं, डीन्यूक्लिएटेड होते हैं। अब ये दो टर्म्स जो है बाइकॉन्केव और डीन्यूक्लिएटेड या इन्यूक्लिएटेड। डीन्यूक्लिएटेड होता है कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अब तक जब हम छोटी 9th में आपने पढ़ा होगा कि जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस बनाना कंपलसरी होता है, पर रेड ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर में होते हैं। बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स अगर आपने पढ़ा हो तो इट इज गुड, नहीं पढ़ा है तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या होता है। कॉन्वेक्स जिसके अंदर जो हमारा सरफेस है, अगर हम इस हैंड से अगर समझने की कोशिश करें तो कॉन्वेक्स इस टाइप का अपीयरेंस, आगे से कैसा है, मुड़ा हुआ है, और बाहर से कैसा हो, ऊपर से उभरा होता है। और कॉनकेव हो गया केव लाइक अपीयरेंस बना रहा है। ठीक है, तो इस कॉनकेव को ध्यान कैसे रखोगे, बाहर से उठा हुआ, अंदर से धसा हुआ। ठीक है, दैट इज कॉनकेव। और कॉन्वेक्स क्या हो गया, बाहर से धसा हुआ, पीछे से उठा हुआ। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो ये कैसा होता है, बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है। बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसके डायग्राम की बात करें तो ये हो गया सेल, और अंदर से अगर हम बात करें तो ये अंदर से यहाँ से क्या होता है, अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है। अगर हम मैं इसका एलएस कट करूं, एलएस टीएस दो टर्म्स आती हैं। एलएस मतलब लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन और टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम लोग अगर इसका टीएस कट करें तो टीएस में जब कट करूंगी तो मुझे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। दैट एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर क्या है, एक बाइकॉन्केव डिस्क है, स्पिंडल जैसा बन रहा है, स्पिंडल टाइप शेप बन रहा है। तो ये क्या है, एक बाइकॉन्केव डिस्क है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। हमारे आरबीसी का जो लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज या फिर हम बोल सकते हैं 4 मंथ्स होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन वो टाइम पीरियड होता है जो हमारे बर्थ से लेके हमारी डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, जिसमें हम हमारी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, दैट इज लाइफ स्पैन। तो आरबीसी जो है वो कितने दिन तक उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज और 4 मंथ्स। तो इसके अंदर क्या होता है, ये नहीं है कि सारे सेल एक साथ ही हट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता रहता है, कुछ नए सेल्स बनते रहते हैं और कुछ सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और कुछ डेथ हो जाती है जिनकी, वो क्या होता है, फेगोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस अमीबा के अंदर होता है, और फेगोसाइटोसिस मतलब यहाँ पर यही सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग जितने भी सेल्स हैं उनको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका लाइफ स्पैन कितना हो गया, 120 डेज। अब हम बात करें हमारे ब्लड के अंदर जो एरिथ्रोसाइट्स है उसका रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो है जिसके अंदर क्या होता है, मेटल, एक मेटल जो होता है, इंटरनल हम बात करें इसका जो स्ट्रक्चर है, जब आप फर्दर स्टडीज करेंगे तो हीमोग्लोबिन का आपको स्ट्रक्चर बढ़ने के लिए मिलेगा। हम इतना डिटेल नहीं जा रहे, बट अगर हम उसकी बात करें तो सेंट्रली लोकेटेड जो मेटल होता है वो कौन सा होता है, आयरन, यानी Fe होता है। ठीक है, अब हम बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और मैंने आपको हार्ट पढ़ा था और हमने ये चीज डिस्कस की थी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है और वापस हार्ट से बाहर निकलता है और वापस ऑक्सीजनेटेड होके एरोटा, जो कि हमारी सबसे बड़ी आर्टरी मानी जाती है, उसके थ्रू क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक मिलता है। तो हम लोग ये जो आयरन है ये किसके साथ बाइंड करता है, O2 के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। इस वजह से जब भी हमारे ब्लड के अंदर
गैसियस एक्सचेंज होता है तो CO2 को क्या करता है, ये रिमूव कर देता है और आयरन के साथ ये करता है, बाइंड करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर CO2 और O2 का बैलेंस चलता रहता है। ठीक है, अब हम बात करें इसका रिविजन की, तो बाइकॉन्केव होता है, डीन्यूक्लिएटेड होता है, लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 डेज टू 4 मंथ, और इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर का होता है, जो ऑक्सीजन कैरियर का काम भी बोल सकते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं आयरन को अपने अंदर रखता है। अब हम यहाँ पर बात करें, जब ये ब्रेकडाउन होता है तो दो चीजें बनती है, एक बनती है बिलिरुबिन प्रोटीन, आपने सुना होगा, बिलिरुबिन प्रोटीन का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप आगे आपकी फर्दर क्लासेस में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा कि बिलिरुबिन प्रोटीन होता क्या है। जब ब्लड ब्रेकडाउन होता है तो वो होता है, दो चीजों में ब्रेकडाउन होता है, हम यही समझ लेते हैं इसको। ब्लड जब ब्रेकडाउन होगा ब्लड का, है ना, यानी एरिथ्रोसाइट्स जब ब्रेकडाउन होंगे तो वो दो चीजों में होते हैं, बिलिवर्डिन और उसके बाद बिलिरुबिन। ये किसकी, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आरबीसीज यानी एरिथ्रोसाइट्स के ब्रेकडाउन की यहाँ पर बात की जा रही है। ये जब ब्रेकडाउन होता है आरबीसी सबसे पहले होते हैं बिलिवर्डिन के अंदर और फिर बिलिरुबिन प्रोटीन के अंदर ये ब्रेकडाउन होते हैं। ये हम लोग कैसे समझे, जब आपको कभी होता है, कभी आपको बहुत गहरी चोट लगती है तो क्या होता है, आप कभी देखते हैं कि आपको ग्रीन या फिर पर्पल कलर का अपीयरेंस आपकी बॉडी के ऊपर पैच बन जाता है। वो क्यों बनता है, क्योंकि आपकी जो ब्लड कैपिलरीज जो हैं या फिर हम बोले ब्लड वेसल्स जो हैं उनके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो क्या होता है, रप्चर होता है, और वो रप्चर जो होता है वो ग्रीन अपीयरेंस देता है। तो बिलिवर्डिन इज ग्रीनिश इन कलर, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा टाइम बाद ये जो ग्रीन कलर है ये हमारी बॉडी से चला भी जाता है, येलो होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पैच निकल जाता है। तो बिलिवर्डिन किसके अंदर ब्रेक वापस कन्वर्ट हो जाता है, बिलिरुबिन के अंदर, जो कि कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और ये जो येलो कलर का है उसके बाद धीरे धीरे ये सही हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के WBCs जो हैं, अब आगे पढ़ेंगे WBCs का फंक्शन, तो WBCs जो क्या काम करते हैं, इसको बिल्कुल वापस से ठीक कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनका क्या काम है, हमारी बॉडी को इम्यून प्रोवाइड कराना, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बना के रखना। तो वो क्या करते हैं, ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इसको वापस से सही कर देते हैं। इट मींस ये जो सेल डाइजेस्ट हो चुका, जो डेथ हो चुका है उसको डाइजेस्ट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, और नए सेल्स बनेंगे और वो जो हमारी ब्लड वेसल्स थी उसको सही कर देंगे हमारे WBCs। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन आरबीसीज का किसमें होता है, बिलिवर्डिन, उसके बाद बिलिरुबिन, और बिलिवर्डिन जो होता है ग्रीन कलर का होता है, बिलिरुबिन जो होता है येलो कलर का होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर अगर बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाएगा तो हमें जॉन्डिस नाम की बीमारी हो जाती है। जॉन्डिस यानी जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पीलिया, ठीक है, पीलिया क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो येलो दिखने लग जाती है। कहाँ से दिखती है, आईज के अंदर आपको येलोनेस देखने के लिए मिलेगा, नेल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, और अगर ज्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन एक्यूमुलेट होने लग जाता है तो स्किन जो है वो भी हमारी कभी कभी ज्यादा येलो दिखने लग जाती है। तो वो क्या होता है, हमारे लिवर या स्प्लीन के अंदर हमारे बिलिरुबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो जाता है। तो हमारी बॉडी जो है वो येलो किसकी वजह से होती है, बिलिरुबिन प्रोटीन के एक्सेस फॉर्मेशन की वजह से होती है। तो ये था हमारा एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसीज के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं WBCs की। अब हम बात, अगर आपको एक टर्म और सुनने के लिए मिलेगी इन हायर क्लासेस, एरिथ्रोपोयोसिस, ठीक है। एरिथ्रोपोयोसिस की बात करें तो ये आप सिर्फ समझ लीजिए, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एरिथ्रोपोयोसिस क्या होता है, जिसके अंदर हमारे जो भी नए आरबीसीज हैं वो फॉर्म होंगे, ठीक है। आरबीसीज के फॉर्म होने का जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं एरिथ्रोपोयोसिस,
ठीक है। और इसके अंदर कौन सा हार्मोन काम में आता है, एरिथ्रोपोइइन, ठीक है। एरिथ्रोपोयोसिस इज द मेकिंग, और हम बोल सकते हैं कि आरबीसीज बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं एरिथ्रोपोयोसिस। और यहाँ पर जो प्रोटीन या फिर हम बोल सकते हैं जो भी हार्मोन यहाँ पर काम में आता है आरबीसीज के फॉर्मेशन का, वो क्या होता है, एरिथ्रोपोइइन नाम का हार्मोन होता है, जो कि क्या करता है, आरबीसीज को फॉर्म होने में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करें डब्ल्यूबीसीज यानी ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं कलरलेस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर्ड सेल्स। सेकेंड, ये जो होता है इनका रेशियो जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू आरबीसी, सॉरी, रेशियो इज लेस देन आरबीसीज इन ब्लड। और वो रेशियो हम बात कर सकते हैं तो होता है 1000:1, यानी अगर 1000 आरबीसीज हैं तो 1 क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। इसका मेजर फंक्शन स्टामा बना लो, डिफेंस मैकेनिज्म का होता है। डिफेंस मैकेनिज्म बोल लो या फिर इम्यूनिटी का बोल लो, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम जो होता है या डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है वो कौन करता है, डब्ल्यूबीसीज करता है। जबकि इनका रेशियो एज कंपेयर टू आरबीसीज और प्लाज्मा काफी कम होता है, पर फिर भी हमारी बॉडी को क्या करते हैं, जितने भी पैथोजन की एंट्री होती है उनको क्या करते हैं, पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं, आपने अगर देखा हो तो जब भी हमें फीवर होता है तो वो 2 या 3 दिन रहता है और उसके बाद हम अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं, कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती है, जैसे अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो हम डॉक्टर्स के पास जाने में सोचते हैं कि हमें कहीं कोरोना ना हो जाए। तो इस वजह से अगर हम इस टाइम में देखें तो 3 या 4 दिन तक हमें हाई फीवर रहता है और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो वो फीवर हुआ क्यों, ऐसी क्या चीज हो गई जो हमें फीवर हुआ? ऐसे नॉर्मली डेज में तो हमें फीवर नहीं होता है। अगर हमारी बॉडी काम कर रही है और हीट को एक्सेल आउट कर रही है, निकाल रही है, तो हमारी बॉडी दिन भर गर्म रहनी चाहिए जितनी हमारे फीवर आता है तब। पर क्या होता है जब फीवर होता है तो एक्चुअली क्या होता है, व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, तो फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो हमारा हाई हो जाता है। अब ये टेम्परेचर जो हाई हुआ है ये क्यों होता है, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन मैं बार बार आपको बता रही हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब भी कोई भी पैथोजन जो है हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं, यानी ल्यूकोसाइट क्या काम करते हैं, उसको किल करते हैं। जब भी हाई फीवर होता है तो प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज जो है वो पैथोजन के ऊपर अटैक करते हैं इन ऑर्डर टू किल देम। क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं। ये प्रोसेस जब हो रहा होता है, डब्ल्यूबीसीज पैथोजन पे अटैक कर रहा है, उसे किल कर रहा है, तो एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, 2 टाइप की रिएक्शन हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती तो है, बट जो भी हमारा सब्सटेंस का जो सरफेस है वो क्या करेगा, उस हीट को अपने अंदर ले लेता है। पर एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, वो हीट जो है वो हाई अमाउंट में उस कंटेनर या फिर उस सब्सटेंस के बाहर एक्सेल आउट होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, एक्सोथर्मिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का बहुत ज्यादा इवैल्यूएशन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाई चली जाती है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म के काम जब होता है, तो इसका एक एग्जांपल आपने समझ लिया। हमें जनरल कोल्ड फ्लू जब होता है तो उसके अंदर जब कोल्ड होता है तो कौन सा वायरस अटैक करता है हमारी बॉडी पे, मेजरली हम मानते हैं राइनो वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है कॉमन कोल्ड एंड फ्लू के अंदर। तो ये जो कॉमन फ्लू एंड ये जब होता है तो फीवर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, डब्ल्यूबीसीज पैथोजेंस पे अटैक करते हैं इन ऑर्डर टू किल देम, और उसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है। तो इस तरीके से ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी
इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी की वो क्षमता होती है जो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा अगर डिजीज के कांटेक्ट में आती भी है तो हम जल्दी से ठीक कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम बीमार होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मली बीमार होते हैं। ठीक है, हम 3 केसेस ले रहे हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा बीमार होते हैं उनके साथ होता क्या है, उनकी इम्यूनिटी यानी उनका डिफेंस मैकेनिज्म काफी वीक होता है, यानी डब्ल्यूबीसीज की जो फाइटिंग कैपेसिटी होती है वो काफी कम होती है, इसलिए वो हर डिजीज के कांटेक्ट में जल्दी से आ जाते हैं। जिनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है, यानी लड़ने की जो क्षमता होती है वो किसी भी पैथोजन से बहुत अच्छी होती है, तो इट मींस उनका डिफेंस मैकेनिज्म काफी अच्छा है, यानी डब्ल्यूबीसीज जो अपना काम प्रॉपर्ली कर रहे होते हैं। तो अगर हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हमें इम्यूनिटी बूस्टर लेने चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप मेडिसिन फॉर्म में लो, हमारे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने का काम करते हैं। अब हम बात करें, हमने अभी बात की थी कि ल्यूकोसाइट के अंदर हमने 2 चीजों को डिवाइड किया था, ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट। अब ये ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट क्या है, देखो ग्रैन्यूल्स पता चल रहा है, साइंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं वो अपने आप को खुद से एक्सप्लेन करते हैं अगर हम लोग उसके वर्ड की पर्टिकुलर चीज को समझ जाएं तो। साइट अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल्स है, ग्रैन्यूल वाले सेल्स, बिना ग्रैन्यूल वाले सेल्स, यानी इनके अंदर क्या है, जब भी हम इन सेल्स को देखेंगे तो इनके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे और अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे। तो हम ग्रैन्युलोसाइट की बात करें तो ग्रैन्युलोसाइट होते हैं इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब देखो ग्रैन्यूल्स, अगर आप इनकी इमेजेस को देखेंगे, आप जब भी वेब सर्च करेंगे इनकी इमेजेस को देखेंगे तो एसिनोफिल्स जो हैं, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स जो हैं आपको ग्रैन्यूल्स दिखेंगे इनके अंदर। एसिनोफिल्स जो होती हैं, अगर मैं इसके सेल की डायग्राम की हम बात करें तो इतना डीप नहीं जाते, लेकिन हम इनका जो न्यूक्लियस है, मेजरली हम इनको जब हम स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड के अंदर अगर हम इनको देखने की कोशिश करते हैं तो इनके न्यूक्लियस के बेसिस पे हम इन्हें क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनका जो न्यूक्लियस है वो एक्चुअली हम लोग न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स की अगर हम दूसरे सेल्स की बात करें तो उनका न्यूक्लियस हम लोग कैसे बनाते हैं, सर्कुलर बनाते हैं। इनको अगर हम लोग किसी भी स्लाइड के अंदर अगर हम लोग देखें तो इनका मेजर हम लोग इनको आइडेंटिफाई कैसे, किसके बेसिस पे कर सकते हैं, इनके न्यूक्लियस के बेसिस पे कर सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्राई लूप के फॉर्म में होता है। मेजरली जितने भी ग्रैन्युलोसाइट्स होंगे इनका जो न्यूक्लियस है वो किस फॉर्म में होगा, लूप फॉर्म में ही हमें देखने के लिए मिलेगा। और इओसिनोफिल्स जो होते हैं उसका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलूप्ड होता है। अब हम यहाँ पर इनके कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इओसिनोफिल्स जो होता है वो कितना होता है, 2 to 4% होता है। हमारे ग्रैन्युलोसाइट का कॉन्सेंट्रेशन जो बनाता है वो कितना बनाता है, 2 to 4% बनाता है। और जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन जितनी भी हो रही होती है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन हो रही होती है या फिर कोई भी पैरासाइट हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा होता है तो उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, इओसिनोफिल करता है। न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो ये होता है 50 to 70% के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ग्रैन्युलोसाइट के अंदर होता है। अब हम बात, तो ये क्या करता है, ये न्यूट्रोफिल्स जो है वो क्या करता है, हमारे सोल्जर की तरह काम करता है। सोल्जर की तरह, सॉरी हम इसको सोल्जर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट लाइन बैरियर की तरह काम करता है। फ्रंट लाइन बैरियर, क्योंकि हम आगे बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं तो हम लोग छोटे छोटे टर्म नहीं, साइंस के स्पेसिफिक टर्म काम में लेंगे। तो फ्रंट लाइन बैरियर यानी सोल्जर की तरह काम करता है। जिस तरीके से बॉर्डर्स, जो हमारी बॉर्डर्स है उनके ऊपर सोल्जर्स होते हैं जो क्या करेंगे, हमारी बॉडी में कभी भी कोई पैथोजन एंटर करेगा तो उसको किल करने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल है वो भी सेम, यानी सोल्जर्स यानी फ्रंट लाइन बैरियर। तो हम लोग जो भी सोल्जर लिखते थे कि हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं, ये वो है, तो हम लोग फ्रंट लाइन बैरियर या बैरियर्स के रूप में हम लोग इसको
बोलेंगे, यानी फ्रंट लाइन बैरियर्स होते हैं। और बेसोफिल्स जो होते हैं वो अबाउट लेस देन 1% जो है वो हमारी ग्रेन्युलोसाइट को बनाते हैं। इनका काम क्या होता है? इन्फ्लेमेशन का काम होता है। इन्फ्लेमेशन मतलब कभी भी अपन को चोट लगती है तो जलन होती है। वो जलन जो होती है वो किसकी वजह से होती है? इन बेसोफिल्स की वजह से होती है। जब भी कोई इंजरी होती है या कोई भी पैथोजन अटैक करता है तो हमारी उस पर्टिकुलर जगह पे इन्फ्लेमेशन होता है, यानी जलन होती है। वो किसकी वजह से होती है? इन बेसोफिल की एक्टिविटीज की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होती है वो हमें फील होती है कि हमारी इस बॉडी के पर्टिकुलर साइड पे कोई दूसरे पैथोजन ने क्या किया है? टारगेट किया है। तो हमने WBCs के अंदर पढ़ लिया, कलरलेस होते हैं, व्हाइट होते हैं, इनका रेशियो कम होता है, डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं। इसको लिख लो, हम लोग इतनी देर से बोल रहे हैं ये क्या? फेगोसाइटोसिस होता है ईट अप इट्स ओन सेल्स, या फिर हम लिखते हैं ईट्स अप सेल्स। ठीक है, सेल्स को खाने का काम जो करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और अमीबॉइड मूवमेंट करता है। अब अमीबॉइड मूवमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। अमीबा जिस तरीके से क्या करता है? सूडोपोडिया बनाता है, उसी तरीके से WBC जो है फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं। तो ये तो है नहीं कि किसी सेल को ऊपर से डालेंगे हम लोग, सेम वही अमीबॉइड मूवमेंट करके क्या करेंगे? ये भी सेल को ईट अप करने का काम करेंगे। ग्रैन्युलोसाइट की बात करें तो ग्रैन्युलोसाइट को हमने 3 में डिवाइड कर दिया, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। ये आपकी डिटेल स्टडीड है। एसिनोफिल में 2 लूप होती है न्यूक्लियस में, आप इधर लिख लीजिए, ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? न्यूक्लियस, यहाँ पर 2 लूप होते हैं, यहाँ पर 3 लूप होते हैं। एसिनोफिल की बात करें तो 2 to 4% बनाता है, एलर्जिक रिएक्शन जो होती है उनको कंट्रोल करता है। न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करें तो 50 to 70% बनाता है, और क्या होता है? फ्रंट लाइन बैरियर का काम करता है। और बेसोफिल्स जो होते हैं 1% होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन का काम करते हैं। अब हम अग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो अग्रेन्युलोसाइट के अंदर 2 चीजें आएंगी। अग्रेन्युलोसाइट को हम यहां समझ लेते हैं। अग्रेन्युलोसाइट्स की हम बात करें तो हम इनको 2 कैटेगरी होती है इनकी। एक होता है मोनोसाइट, ठीक है। अब देखो, मोनो यानी सिंगल, साइट यानी सेल, यानी मोनोसाइट, ठीक है। और दूसरा होता है इनका लिम्फोसाइट। लिम्फ नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो लिम्फ वाले जो सेल्स हैं वो हो गए लिम्फोसाइट, और मोनोसाइट हो गए जो कि सिंगल सेल्स होते हैं। अब ये अग्रेन्युलोसाइट की कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने क्या किया है? इन्हें इंक्लूड किया है। अब जिस तरीके से हमने ग्रैन्युलोसाइट के फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे, सेम उसी तरीके से हम लोग इनको पढ़ेंगे। तो मोनोसाइट जो होता है 2 to 8% बनाता है, और ये अबाउट 20 to 30% फॉर्म करता है। किसका? देखो, इनको अलग अलग मत कर देना। ग्रैन्युलोसाइट और अग्रैन्युलोसाइट मिलके बनाएंगे ल्यूकोसाइट, यानी WBCs। जिस तरीके से प्लाज्मा जो हमने पढ़ा था, तो प्लाज्मा हमने पढ़ा था 90% प्लस 8% प्लस 2%, तो उसमें बनाया था प्लाज्मा, ठीक है। फिर RBCs अलग है, WBCs अलग है, प्लेटलेट्स अलग है। अब WBCs के अंदर भी ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो क्या हैं? अलग अलग कैटेगरीज है। तो आप इनको पर 100 ml लेके मत चलना, ठीक है। ये हम बात परसेंटेज अकॉर्डिंग लिख रही हूँ कि अगर हम लोग बात करें 100% ऑफ WBCs, तो 100% ऑफ WBCs इंक्लूड ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट में उन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन, किन तीनों की? इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल की कॉन्सेंट्रेशन, प्लस included the concentration of agranulocyte that includes monocyte and lymphocyte। तो ये सारी कॉन्सेंट्रेशन इंक्लूड होके क्या बनाएगी? हमारा WBCs फॉर्म करेगी। तो ये जो होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, इनका काम क्या होता है? सबसे बड़े WBCs होते हैं, तो ये लार्जेस्ट WBCs होते हैं, ठीक है।
मोनो है यानी सिंगल सेल्स है, तो सिंगल सेल्स है तो इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो काफी बड़ा होगा, इसलिए हम मोनोसाइट्स को लार्जेस्ट WBCs भी बोलते हैं। और ये जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, मूव 24 आवर्स, घूमते रहते हैं और क्या करते हैं, जायंट ईटर्स बोलते हैं हम इनको। जायंट ईटर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट WBCs हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ईटर्स है यानी फेगोसाइटोसिस करेंगे। तो 2 to 8% में प्रेजेंट होते हैं, 24 आवर्स हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर मूव करते रहेंगे। ऐसे नहीं कहीं बाहर घूमने चले जाएं, ऐसा नहीं, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं और जायंट ईटर्स होते हैं। अब लिम्फोसाइट की बात करें तो ये 20 to 30% प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारे कहाँ होते हैं, ब्लड में होते हैं। अब लिम्फ है ना, अब लिम्फ है तो हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होंगे, लिम्फेटिक ऑर्गन्स के अंदर होंगे। अब हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स हम लोग कौन सा मानते हैं, मेजरली स्प्लीन देन लिवर, ठीक है। तो लिम्फ प्रेजेंट करने वाले होते हैं स्प्लीन और लिवर। अब इसके अंदर भी 3 डिवाइडेशन है, काफी थोड़ा ट्रिकी होता जा रहा है, पर अगर आप इसे टेबुलर फॉर्म में या फिर चार्ट फॉर्म में या फिर फ्लो चार्ट फॉर्म में अगर आप इसे बना लेंगे तो काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। WBCs में ग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में क्या हो गया, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, और अग्रैन्युलोसाइट में 2 हो गए, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट के हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, T सेल्स, B सेल्स एंड NK सेल्स बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इन्हें नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं NK सेल्स। अब इनका अलग अलग फंक्शन होता है, इन्हें हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अब इन्हें छोटा सा डिस्कस करके छोड़ देते हैं। टी सेल्स जो होते हैं, अब देखो टी से कैसे ध्यान रखेंगे, टी इज फॉर टारगेट, टारगेट साइट पे जाके काम करेगा कौन, टी सेल काम करेगा। तो हम काम करेगा कहां पे जाके, टी सेल पे काम करेगा। बी सेल क्या करेगा, एंटीबॉडी का मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा, एंटीबॉडी मैन्युफैक्चर का काम कौन करेगा, बी सेल्स करेगा। और एनके सेल्स क्या काम करते हैं, जितने भी एबनॉर्मल टिश्यू जो होते हैं, एबनॉर्मल टिश्यू क्या हो गए भाई, जब कैंसर होता है ना, कैंसर जब होता है तो क्या होता है, हमारे जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, अनडिवाइडेड, मतलब कोई रेशियो नहीं होता है कि पर्टिकुलर यहीं पे ग्रो करना है, वो कहीं पे भी क्लस्टर फॉर्म में ग्रो होने लग जाते हैं। तो एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ को स्टॉप ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू, ये काम कौन करता है, एनके सेल्स काम करते हैं। तो WBCs का हो गया ग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में हमने 3 पढ़ लिए। अग्रैन्युलोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट होते हैं, 2 to 8% फॉर्मेशन होता है इनका WBCs के अंदर। लार्जेस्ट WBCs होते हैं, जायंट ईटर्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये सबसे बड़े होते हैं और ये फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं और 24 आवर हमारी ब्लड स्ट्रीम में मूव करते रहते हैं। अगर कोई भी डेड या डिकेइंग सेल होगा तो उसे ये क्या कर जाएंगे, ईट अप कर जाएंगे। लिम्फोसाइट की बात करें तो 20 to 30% होता है। लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन और लिवर के अंदर होते हैं। 3 टाइप में कैटेगराइज कर दिया है हमने इन्हें, टी सेल्स, बी सेल्स और एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स। टी सेल हो गए टारगेट साइट पे जाके काम करेंगे, बी सेल्स हो गए एंटीबॉडी। देखो बी इज फॉर एंटीबॉडी, बी से ध्यान रख लो। एंटीबॉडी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एबी भी लिखते हैं, कैपिटल ए बी स्मॉल। एबी को फॉर्मेशन के काम में आ रहा है, कौन काम में ले रहा है, बी सेल्स। और एनके सेल्स क्या काम कर रहे हैं, एबनॉर्मल टिश्यू के डिस्ट्रॉय का या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने का काम कर रहे हैं। ट्रिक्स बना के आप जितनी जल्दी याद करोगे उतनी जल्दी चीजें याद होती हैं, क्योंकि साइंस जो है एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर आप इसे पढ़ते जाओगे तो ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता जाएगा। तो इनको जब हम जिस तरीके से यहाँ पे टी इज फॉर टारगेट, बी इज फॉर एंटीबॉडी, नेचुरल किलर से हम बोल रहे हैं एबनॉर्मल टिश्यू, तो आपको ये जल्दी से याद हो जाएगा। अब हमने पढ़ लिया एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। अब बचा हमारा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट यानी हमारा बचा प्लेटलेट। WBCs हमने पढ़ लिए, RBCs हमने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे हमारे प्लेटलेट्स की।
यानी हमारे थ्रोम्बोसाइट्स की। ठीक है, अब प्लेटलेट जो है वो क्या काम करते हैं, प्लेट टूटती है, कभी कभी हम हमारे हाथों से प्लेट्स गिर जाती हैं, तो शैटर्ड प्लेट, ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अपीयरेंस जो होती है वो कैसे होती है, शैटर्ड प्लेट लाइक अपीयरेंस होती है, यानी टूटी हुई प्लेट लाइक अपीयरेंस होती है, टूटी हुई प्लेट होती है, जिस तरीके से क्या होती है इनकी अपीयरेंस होती है। मेजरली कहाँ काम करती है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर में, क्लॉटिंग फैक्टर जो है वहां काम करते हैं हमारे प्लेटलेट्स काम करते हैं। अब ये क्या करते हैं, कुछ इस टाइप के केमिकल रिलीज करते हैं जो कि क्लॉटिंग फैक्टर में काम में आएंगे, तो हम इनके फंक्शन पढ़ लेते हैं। रिलीज केमिकल or we can say that hormones that help in clotting factor, क्लॉटिंग फैक्टर में काम में आने वाले हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। और क्या, जब अब इसको हम कैसे देखें, प्लेटलेट हमको देख, क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ रहे क्या होता है, देखो कभी भी कोई भी इंजरी होती है तो ब्लड निकलता है, ब्लड क्या होता है थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, अगर हम उसको गौर से डीपली अगर हम देखें तो वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे येलो ग्रैन्यूल्स आके कलेक्ट हो जाते हैं, और वो येलो ग्रैन्यूल्स जो हैं थोड़े दिन बाद जब हम देखते हैं तो ब्राउन पैच के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो येलो जो ग्रैन्यूल्स आए हैं वो क्या हैं, आपके प्लेटलेट्स हैं, और बाद में जो है ये एक ब्राउन पैच के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो अब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर भी क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है, किसकी वजह से होता है, फाइब्रोजन की वजह से होता है। तो काफी सारी चीजें मिलकर हमारे क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करती है, काम करती है। तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वहां पर क्या होते हैं, प्लेटलेट्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं, और अक्यूमुलेट होने के बाद हमारे ब्लड फ्लो को रोकते हैं। अगर एक्सेस ऑफ ब्लड हमारा फ्लो हो जाएगा तो क्या होगा, हमें हमारे ब्लड का लॉस हो सकता है। तो हमने जब स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बोला था कि यहां पर ऊपर तो होता है प्लाज्मा, ये हो गए WBCs एंड प्लेटलेट्स, और ये हो गए RBCs। तो एक टर्म आती है हीमोक्रिट वैल्यू। हीमोक्रिट वैल्यू होती है क्या है, हीमोक्रिट वैल्यू की हम बात करें तो हीमोक्रिट वैल्यू ज्यादा कुछ नहीं है, रिपोर्ट्स के अंदर भी हमें देखने के लिए मिलेगी हीमोक्रिट वैल्यू। हीमोक्रिट वैल्यू क्या होती है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक ये सिंपल नॉर्मल पर्सन का एग्जांपल हो गया, एक 3 पर्सन के हम लोगों ने ब्लड कलेक्ट किए, तीनों ही को हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद मुझे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिली। दिस इज प्लाज्मा, दिस इज WBCs एंड दिस इज RBCs, और यहां पर जो है प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, यहाँ WBCs हो गए और यहाँ पर RBCs हो गए। तो ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया, और ये थर्ड केस हो गया। तो हीमोक्रिट वैल्यू जो है वो क्या होती है, हीमोक्रिट वैल्यू जो है वो क्या होती है, वो ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या है, जब RBC का कॉन्सेंट्रेशन, यानी फर्स्ट केस में अगर देखें तो RBC का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसा है, लो है यानी लेस है, सेकंड वाले में नॉर्मल है, और थर्ड वाले में क्या है, RBC का कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू प्लाज्मा मोर है। ठीक है, तो हेमेटोक्रिट वैल्यू क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ RBCs पर रेशियो ऑफ ब्लड वॉल्यूम। जितना हमारा ब्लड है उसमें टोटल वॉल्यूम हमारे RBCs का देखना। यहाँ पर RBCs का वैल्यू ज्यादा है, टोटल ब्लड वॉल्यूम हो गया 100%, अगर हम यहाँ बोल रहे हैं 80% है तो यहाँ पर 80% हो गया हमारा RBC। तो यहाँ पर हमारा जो हेमेटोक्रिट वैल्यू आएगी वो काफी ज्यादा आएगी, यहाँ पर कम आएगी और यहाँ पर नॉर्मल आएगी। RBCs का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो जब भी RBCs का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो हमें एक एनीमिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें हम इतना तो हम लोग समझते हैं, एनीमिया मतलब ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर कम है। अब ब्लड कम नहीं होता है, RBCs का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एज पर प्लाज्मा एंड WBCs,
एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम होता है। ये तो नॉर्मल पर्सन का ब्लड हो गया। और जब हम बात करें, जब मोर होती है कॉन्सेंट्रेशन, तो एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आरबीसी का ज्यादा होता है, और जब कम होता है तो पर्सन सफर कर रहा होता है एनीमिया से। और ये जो है वो हमारी हीमोक्रेट वैल्यू को हमारी हीमोक्रेट वैल्यू जो होता है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाय द रेशियो ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो ये अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके अंदर ब्लड जो है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ब्लड का फंक्शन। उसके बाद ब्लड को हमने कैटेगराइज कर दिया था प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के अंदर। प्लाज्मा में हम लोगों ने प्लाज्मा किस किस चीजों से बना हुआ होता है वो पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने आरबीसीज पढ़े थे, आरबीसीज का फंक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसीज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ग्रैन्युलोसाइट्स और अग्रैन्युलोसाइट्स। और ग्रैन्युलोसाइट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। उसके बाद हम अग्रैन्युलोसाइट की बात करें तो अग्रैन्युलोसाइट हो गए मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। और उसके बाद हम लोगों ने थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स को पढ़ा। होप आपको ये चीज सारी चीजें समझ में आई हो। फॉर ब्लड वेसल्स, जब हम ब्लड वेसल्स, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ब्लड वेसल्स, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।